नमस्कार, आपका एक बार पुनः से स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम जिक्र करेंगे जीवमंडल निश्चय की, यानी जो जीवों के लिए मंडल है उसके आरक्षित क्षेत्र से संबंधित बात करेंगे। तो जीवमंडल निश्चय के आशय की बात करें तो इसका आशय क्या होता है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेटा कि जितने भी जीवों की प्रजाति हैं या फिर वनों की जो प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने हेतु उनकी स्थापना की गई है। और इसमें जीवमंडल से आप समझ गए होंगे, लेकिन आगे वाला जो नाम आया है निश्चय, निश्चय क्या होता है, यानी आरक्षित क्षेत्र। निश्चय का अर्थ क्या होता है? आरक्षित क्षेत्र। किस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई है? उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो पहला उद्देश्य आता है इसमें पर्यावरण और विकास का मेलजोल। इसकी बात करें उद्देश्य की, यानी इन्हें बनाने का उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य क्या है? पर्यावरण और विकास का मेलजोल। पर्यावरण और विकास का मेलजोल। ठीक है। दूसरा इसमें अगर हम बात करें तो देखरेख के लिए, यानी जो वन्य जीव हैं उनकी देखरेख के लिए नेटवर्क व्यवस्था। यानी निगरानी में इनकी क्या की जाए? देख रेख की जाए, यानी इनका सार संभाल है वो अच्छे तरीके से की जाना चाहिए। और तीसरा आता है जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जीवमंडल निश्चय के प्रमुख उद्देश्य बताइए, क्या उद्देश्य हैं, तो आपको ये 3 उद्देश्य बताने हैं। पहला उद्देश्य है पर्यावरण और विकास का मेलजोल। दूसरा उद्देश्य इसमें देखरेख के लिए नेटवर्क व्यवस्था। और तीसरा इसमें उद्देश्य रहेगा जैव विविधता संरक्षण। अब आगे हम देखेंगे प्रमुख जो जीवमंडल निश्चय हैं वो कौन कौन से हैं, कितने भाग में फैले हुए हैं और कहाँ पे फैले हुए हैं और उनकी स्थापना कब की गई है। तो पहले देखेंगे हम प्रमुख रूप से, उसके बाद शॉर्टकट में देखेंगे कि कौन कौन से हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी। 2 चीज़ देखेंगे उसके बाद। पहले प्रमुख देखते हैं कि प्रमुख जीवमंडल निश्चय कौन से हैं। पहला आपका आता है नीलगिरी। पहला कौन सा है? नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। तो नीलगिरी जीवमंडल जो निश्चय है इसको स्थापित कब किया गया था? तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। और याद रखना, भारत का प्रथम अगर पूछ लिया जाए भारत का प्रथम जीवमंडल निश्चय कौन सा है, तो भारत का प्रथम जीवमंडल निश्चय कौन सा है? नीलगिरी, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। अब हम बात करें कि यह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में आपको बताना है 5520 वर्ग किलोमीटर। कितना? 5520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में? 5520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह
फैला हुआ है। अब बात करते हैं कि इसमें 2 संकट उत्पन्न प्राणी प्रजाति हैं। इसमें कितनी हैं? 2 संकट उत्पन्न प्राणी जाति हैं, प्राणी जातियां। 2 संकट उत्पन्न प्राणी जातियां हैं। वो जातियां कौन कौन सी हैं? किसकी बात करें? नीलगिरी में बात करें, उसमें है एक तो नीलगिरी नाहर और एक है शेर। नाहर व शेर, ये दोनों के दोनों जो प्राणी हैं ये क्या हैं? संकटग्रस्त हैं, यानी संकट की स्थिति में हैं दोनों के दोनों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अन्य जानवर भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हाथी है, बाघ है, हाथी, बाघ, चित्तल, सांभर, ये जानवर भी हमें देखने को इस नीलगिरी में मिलते हैं। आगे हम देखें तो इस जीवमंडल नीचे में कुछ ऐसी जनजातियों के आवास भी हैं, यानी जनजाति समझते हो ना, 12वीं क्लास में आएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लेना बेटा। जनजातियां, तो जनजातियों के आवास भी हैं जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी यहाँ पे इन जानवरों के अलावा अनेक ऐसी जनजातियां भी पाई जाती हैं जो पर्यावरण के साथ क्या स्थापित करती हैं? सामंजस्य स्थापित करके रहती हैं, यानी इनको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो कुछ समझ में आया होगा नीलगिरी जीवमंडल नीचे क्या है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत का प्रथम है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 5520 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे 2 संकटग्रस्त प्राणी जातियाँ हैं, नाहर व शेर। इसके अलावा यहाँ पे अन्य जानवर भी हमें देखने को मिलते हैं, हाथी है, बाघ है, चित्तल है और सांभर है तथा यहाँ पे अनेक जनजातियाँ भी पाई जाती हैं जो पर्यावरण के साथ अपना सामंजस्य है वो स्थापित करके रखती हैं। अब दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आता है नंदा देवी। दूसरा कौन सा है? नंदा देवी। तो नंदा देवी जीवमंडल नीचे कहाँ पे है? सबसे पहले देखें ये कहाँ पे है, तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। अब बात करें इसके कुल क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2236 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2236 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब देखो इस क्षेत्र की एक विशेषता, पीछे वाले में तो विशेषता के रूप में हमने क्या देखे थे? वो 2 प्राणी देखे थे, लेकिन इसमें एक विशेषता और है कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं। कौन से वन देखने को मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वन कौन से जीवमंडल नीचे में है? नंदा देवी में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 2236 वर्ग किलोमीटर। अब देखो इसमें देखें कि यहाँ पे कौन कौन से जो जानवर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो एक तो है बेटा इसमें वन्य जीवों में हिम तेंदुआ। कौन सा है?
वन्य जीवों की बात करें तो है हिम तेंदुआ। क्या है? हिम तेंदुआ। दूसरा है काला भालू। तीसरा भूरा भालू। एक तो काला हो गया, एक क्या हो गया? भूरा। इसके अलावा आता है सुनहरा बाज। सुनहरा बाज, काला बाज। कौन सा आता है? काला बाज। और एक आता है इसमें हिम मुर्गा। हिम तेंदुआ और हिम मुर्गा। ये वन्य जीव हैं, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? नंदा देवी जीवमंडल निश्चय है उसमें देखने को मिलते हैं। तो नंदा देवी जीवमंडल निश्चय कहाँ पे है? उत्तराखंड में। स्थापना कब हुई थी? 1988 में। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 2236 वर्ग किलोमीटर। अब इसकी विशेषता में देखें तो विशेषता क्या है कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन हमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं कि इस मंडल में कौन कौन से वन्य प्राणी हमें देखने को ज़्यादा मिलते हैं, उसमें आपको बताना है हिम तेंदुआ या फिर हिम मुर्गा। एक है काला भालू, एक है भूरा भालू, फिर है सुनहरा बाज और काला बाज। ये हो गया 2 नंबर नंदा देवी जीवमंडल। तीसरा आता है सुंदरवन जीवमंडल। कौन सा आता है? सुंदरवन। तो देखो सुंदरवन सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सुंदरवन है ये कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी। सुंदरवन जीवमंडल निश्चय है कहाँ पे है? ये है पश्चिमी बंगाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 को। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थापना 1989 को। अब हम बात करें कि ये कितने भूभाग पे फैला हुआ है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 9630 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 9630 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें हम देखें कि ये क्यों प्रसिद्ध है, यानी सुंदरवन है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध के रूप में बेटा एक ही याद रखना है, यह एक दलदली डेल्टा है। यह क्या है? एक दलदली डेल्टा है तथा यहाँ पर मैंग्रोव वन व अनूप वन मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? मैंग्रोव वन व अनूप वन हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरी ओर देखें, इसमें ये जो सुंदरवन है यहाँ पे रॉयल टाइगर, ध्यान देना क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर का आवास क्षेत्र है। रॉयल टाइगर पश्चिम बंगाल में है तो बंगाल लगा देना। रॉयल बंगाल टाइगर है जिसका आवास क्षेत्र है। और रॉयल बंगाल टाइगरों की संख्या की बात की जाए तो लगभग इनकी संख्या कितनी है? 200 है। लगभग इनकी संख्या कितनी है? 200 है। पक्षियों की प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पे जो पक्षियों की प्रजातियाँ हैं वो हमें 170 से अधिक देखने को मिलती हैं।
किससे अधिक है? 170 से अधिक है हमें पक्षियों की प्रजातियां हैं वो देखने को इस सुंदरवन में मिलती हैं। यहाँ पे पानी में तैरने वाला बाघ, चित्तल तथा भौंकने वाला मृग भी हमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है? पानी में तैरने वाला बाघ है, चित्तल है तथा भौंकने वाले मृग, जंगली सूअर भी देखने को मिलेंगे और लंगूर भी मिल जाएंगे। लंगूर, जंगली सूअर, भौंकने वाला मृग, तैरने वाला बाघ व चित्तल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पे ये चीज़ देखने को हमें मिलती है। एक बार पुनः देख लेते हैं सुंदरवन जीवमंडल नीचे क्या है, यानी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 9630 वर्ग किलोमीटर है। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये पूरा का पूरा भाग क्या है? दलदली भाग है। क्या है? दलदली भाग है। इस वन में रॉयल बंगाल टाइगर हमें देखने को मिलते हैं जिनकी संख्या है लगभग 200। इसके साथ ही यहाँ पे पक्षियों की जो संख्या है वो 170 से अधिक हमें मिलती है। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर कौन से वन हमें मिलते हैं? तो वो है मैंग्रोव वन व अनूप वन यहाँ पे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं तो अगला आता है हमारा मन्नार की खाड़ी। अगला जीवमंडल नीचे कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी की अगर बात की जाए तो यह कहाँ पे है? सबसे पहले तो क्या क्वेश्चन उठता है, कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है। अब हम बात करें कि ये जो मन्नार की खाड़ी है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 10,500 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 10,500 वर्ग किलोमीटर। अब तक देखिए उसमें ज़्यादा ही है। पीछे वाली जो हमने देखी थी उनमें अधिक में यही है। आगे इसकी कोई विशेषता है? हाँ है। ये जो मन्नार की खाड़ी है यहाँ पे 21 द्वीप हैं। इस मन्नार की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? 21 द्वीप हैं। और यहाँ पे 3600, ध्यान देना, 3600 पादप व जीव जंतुओं की प्रजातियां निवास करती हैं। पादप व जीव जंतु की प्रजातियां निवास करती हैं। मन्नार की खाड़ी में कितनी? 3600। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखने को ज़्यादा कुछ है नहीं। बस इतने कह सकते हैं कि सागरीय जैव विविधता है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व के सर्वाधिक घनी क्षेत्रों में से एक है। कौन से क्षेत्रों में से? घनी क्षेत्रों में से एक है। क्यों है? कौन सी दृष्टि से है? तो सागरीय जैव विविधता के लिए है। एक तो जैव विविधता है और एक ये क्या है? सागरीय, यानी सागर के अंदर सागरीय जैव विविधता के लिए ये विश्व में सबसे घने क्षेत्रों में से एक है। तो पुनः देखते हैं मन्नार की खाड़ी है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के आसपास है और इसकी स्थापना है 1989 को हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 10,500 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 10,500 वर्ग किलोमीटर है। मन्नार की खाड़ी के अंदर अगर हम देखें तो 21 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 21 द्वीप हैं। और इसी खाड़ी के अंतर्गत 3600
पादप व जीव जंतुओं की क्या पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये तो हो गए हमारे मुख्य रूप से जीवमंडल निश्चय। तो जीवमंडल निश्चय कितने देखे हमने, 4 देख लिए। इन चारों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके अलावा हमारी पाठ्य पुस्तक में और भी दे रखे हैं बेटा। तो पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो इस प्रकार से इस पाठ में एक सारणी दे रखी है। यहाँ पे तो नीचे का नाम है, यहाँ पे इसकी कब स्थापित किया गया उससे संबंधित है, और आगे क्षेत्र दे रखा है कौन से क्षेत्र में है। तो 4 तो हमने देख लिए हैं। इसके अलावा 9-10 हमारे और हैं, उनको केवल आपको क्या करना है, उनके नाम और स्थापना आपको याद करनी है बस, और कुछ नहीं। और ज़्यादातर आपको इन 4 पे ही ध्यान रखना है। इसी के साथ जो हमारा प्राकृतिक वनस्पति संबंधी पाठ था वो क्या होता है, पूर्ण होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ, मृदा से संबंधित अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।